तो हम लोग बात कर रहे थे समरूप तथ्यों का साक्ष्य, क्या ये ग्राह्य होगा? यहां पर बात छूटी थी। और समरूप तथ्य ये कहते किसको, ये देखना पड़ेगा। धारा 12 स्पष्टीकरण 2 देखें तो कहता है कि जबकि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण में इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अभियुक्त द्वारा किसी अपराध का पहले किया जाना सुसंगत है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत। इसका मतलब यह हुए कि समरूप तथ्यों का साक्ष्य, ये स्पष्टीकरण 2 में यह ग्राह्य हो रहा है। तो कह रहा है कि जब इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अभियुक्त का उसी प्रकार का अपराध ये कभी पहले किया जाना ये सुसंगत हो, शर्त लगी हुई है कि समरूप तथ्यों का साक्ष्य तभी ग्राह्य होगा जब इस धारा के अर्थ के अंतर्गत उसके द्वारा पहले कभी उसी प्रकार का अपराध किया जाना यह सुसंगत हो, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत। इसका मतलब यह हुआ कि समरूप तथ्यों के साक्ष्य को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मना नहीं किया गया है। इसका अर्थ यह निकलना, भाई समरूप तथ्य कहते किसे? आपने एक अपराध किया और बिल्कुल ठीक वैसा ही पूर्व में आपने कर रखा है, ठीक है। दूसरा अपराध विचारित हो रहा है और पहले अपराध के लिए आप दोष सिद्ध हो चुके हैं। यद्यपि यह संभव है कि आप ही के समान, ठीक है, ढंग से किसी दूसरे ने दूसरा वाला अपराध ये किया हो, या पहला आपने किया हो लेकिन दूसरा न किया हो, संभव है। इसलिए समरूप तथ्यों का साक्ष्य अग्राह्य तो नहीं है, किंतु उसकी ग्राह्यता पर प्रतिबंध कठोर है। कब आप दे सकते हैं समरूप तथ्यों का साक्ष्य? जब कभी अभियुक्त का इस धारा के अर्थ के अंतर्गत, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत यानी मन की दशा यह दर्शित कर रही हो। जब आप जो समरूप तथ्यों का साक्ष्य देना चाहते हैं वो समरूप तथ्यों का साक्ष्य मन की दशा इसको दर्शित कर रहा हूं, तभी आप समरूप तथ्यों का साक्ष्य दे पाएंगे। अन्यथा सामान्य नियम यही है कि समरूप तथ्यों का साक्ष्य यह ग्राह्य नहीं किया जाएगा। इस सामान्य नियम का एक अपवाद यह सेक्शन 14 में भी है और हम लोग देखेंगे सेक्शन 15 में भी है, सेक्शन 9 में भी है और सेक्शन 11 में भी है। समरूप तथ्यों का साक्ष्य सामान्य नियम यही है, अग्राह्य। लेकिन इस सामान्य नियम के कुछ एक्सेप्शन स्वीकार हुए हैं। कहां? धारा 9 में, धारा 11 में, धारा 14 में, धारा 15 में। ये एक्सेप्शन है इस सामान्य नियम के, और ये एक्सेप्शन ऐसे ही नहीं आ गए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये अंग्रेजों ने बनाया, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने मुकदमे डिसाइड किए। मेकिन बनाम अटॉर्नी जनरल ऑफ न्यू साउथ वेल्स, इसमें उन्होंने कहा कि सामान्य नियम तो ये है और होना चाहिए कि समरूप तथ्यों का साक्ष्य ये बिल्कुल ग्राह्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि ठीक है, मिस्टर ए ने बी की दुकान में चोरी की, लेकिन अगर चोरी उसी ढंग से जैसे बी की दुकान में हुई है
अगर वैसे ही चोरी सी की दुकान में हो जाए तो क्या हम ऑटोमेटिकली ये मान लेंगे कि वो चोरी भी ए ने की है? अरे भाई ठीक है, बी की दुकान में चोरी हुई, एक निश्चित प्रकार से हुई, एक निश्चित चीज की हुई, और वैसी दुकान सी की थी, उसकी दुकान में भी चोरी हुई। तो ये स्वाभाविक तौर पर निष्कर्ष ये तो नहीं निकाला जा सकता कि उसने ही वो चोरी की। ठीक है, एक आदमी 7 बार चोरी करने का दोषी है और 8वीं चोरी का अभियोग उस पर फिर लगा दिया गया। तो 7 बार उसने चोरी की तो जरूरी है उसने 8वीं बार भी की। तो सामान्य नियम तो यही होना चाहिए कि समरूप तथ्यों का साक्ष्य या ग्राह्य होना चाहिए, क्योंकि अधिकतम क्या है? बुरेशील का साक्ष्य। अधिकतम इतना तय हो रहा है कि ये व्यक्ति आदतन अपराध करने का दोषी है, इससे ज्यादा कुछ भी तय नहीं होता। लेकिन और अगर ये साक्ष्य ग्राह्य कर लिया जाए तो अभियुक्त के प्रति एक दुर्भावना ये न्यायाधीश के मन में आती है। इसलिए समरूप तथ्यों का साक्ष्य कायदे से तो दिया ही नहीं जाना चाहिए। भाई हमने इन्हें दुकानदार के रूप में घटिया माल बेचा, तो क्या जरूरी है हमने इन्हें भी घटिया माल बेचा? व्यापारिक संव्यवहारों में ऐसा बहुत बार होता है कि आदमी एक से, ठीक है, फेयर ढंग से व्यवहार करता है और दूसरे से उतने फेयर ढंग से व्यवहार नहीं करता। तो आप समरूप तथ्यों के साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष बिल्कुल नहीं निकाल सकते कि व्यक्ति पर आपराधिक दांडिक दायित्व या दीवानी दायित्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये ठीक है, निष्कर्ष निकालना समुचित नहीं है। तो जब 1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम पारित नहीं हुआ था, उस समय इंग्लैंड में मुकदमे हुए और इंग्लैंड के मुकदमे में मेकिन बनाम, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ न्यू साउथ वेल्स, ये मुकदमा हुआ। और इस मुकदमे में लॉर्ड हर्शल ने यह कहा कि ये ठीक है, कॉमन लॉ की ये जो प्रथा है कि समरूप तथ्यों का साक्ष्य अग्राह्य किया जाएगा, ये बिल्कुल उचित है। क्यों? कॉमन लॉ में एक प्रवृत्ति पाए, कॉमन लॉ बनता है तरह रूढ़ियों और परंपराओं से। उन्होंने कहा इंग्लैंड की जो रूढ़िगत विधि है, इंग्लैंड की जो परंपरागत विधि है, ठीक है, जिसे कॉमन लॉ के नाम से जाना जाता है, इसमें एक प्रवृत्ति पाई जाती है। और वो प्रवृत्ति क्या है कि आपराधिक आरोप जिस व्यक्ति पर है, ठीक है, उसे येन के प्रकारेण दंडित कर दो। तो अगर हमने समरूप तथ्यों का साक्ष्य ये ग्राह्य किया तो स्थिति यह बनेगी कि न्यायाधीश तुरंत रेडीमेड निष्कर्ष ये निकाल लेंगे और क्या करेंगे? व्यक्ति को दंडित कर देंगे। तो यह सामान्य तौर पर ग्राह्य नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि समरूप घटनाओं में कभी कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जो वाकई अभियुक्त के, ठीक है, निर्दोष होने के बचाव का खंडन ये करता हो। कभी कभी कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे ठीक है, बी क्या चोरी हुई और बी क्या सेंध लगाने के ढंग में कुछ ऐसी विशेषता जो अपराधी की ओर इशारा करती थी, और सेंध लगाने के तरीके में वैसी ही विशेषता सी क्या देखी गई। केवल इतना नहीं है कि बी की दुकान में जिस सामान की चोरी हुई उसी सामान की चोरी सी की दुकान में हुई। केवल इतना नहीं है, केवल इतना नहीं है कि अभियुक्त प्रश्नगत दुकान में चोरियों के समय उन दुकानों के आसपास देखा गया। केवल इतना नहीं है,
बल्कि स्थिति यह है कि चोरी करने के ढंग में कुछ ऐसी विशेषता है जिसके कारण से उसकी अनन्यता स्थापित हो रही है। ठीक है, जिसके कारण से उसकी एक्सक्लूसिवनेस अभियुक्त की यह स्थापित हो रही है, तब फिर उसे ग्राह्य न करना, यह तो न्याय के दृष्टिकोण से कतई ठीक नहीं होगा। या फिर कुछ ऐसा है जिसके कारण से अत्यधिक अधिसंभाव्य या अत्यधिक अनधिसंभाव्य यह हो रहा है, अभियुक्त के द्वारा प्रश्नगत अपराध का किया जाना, तब तो उस साक्ष्य को अग्राह्य करना यह बिल्कुल ठीक नहीं होगा। यह प्रश्नगत अपराध को करने के लिए जिस मानसिक आशय की जरूरत है, जिस मन की दशा की जरूरत है, मन की दशा के उस अस्तित्व का सबूत यह दिख रहा है समरूप घटना के साक्ष्य में, यह समरूप तथ्यों के साक्ष्य में वो चीज दिखाई दे रही है, तो फिर इसको अग्राह्य करना फिर तो यह बिल्कुल सही नहीं होगा। तो सामान्य तौर पर उनका समरूप तथ्यों का साक्ष्य अग्राह्य होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ ऐसा है जिसके कारण से अभियुक्त की दोषिता या अभियुक्त जो बचाव ले रहा है उस बचाव का खंडन पूर्ववर्ती अपराध किए जाने से, ठीक है, जो साक्ष्य उपलब्ध हो रहा है उससे उसका खंडन हो रहा है उस बचाव का, तो फिर पूर्ववर्ती अपराधों का साक्ष्य ग्राह्य होना चाहिए। यह डिसीजन जो आया हाउस ऑफ लॉर्ड्स का, किसमें मेकिन बनाम अटॉर्नी जनरल ऑफ न्यू साउथ वेल्स, इसमें यह जो डिसीजन आया यही भारतीय साक्ष्य अधिनियम में समरूप तथ्यों के साक्ष्य के ग्राह्य होने का आधार यह बन गया। इसी डिसीजन के आधार पर सेक्शन 9 इसके अंतर्गत जो पूर्व के अपराध हैं अगर उनमें अभियुक्त की अनन्यता को स्थापित करने वाला साक्ष्य यह उपलब्ध हो रहा है, तो फिर स्थिति यह होनी चाहिए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी पूर्व अपराधों का साक्ष्य यानी समरूप तथ्यों का साक्ष्य यह ग्राह्य हो जाएगा। अगर समरूप तथ्यों के साक्ष्य से अगर यह अत्यधिक अधिसंभाव्य या अत्यधिक अनधिसंभाव्य यह हो रहा है कि अभियुक्त ने प्रश्नगत अपराध किया है या नहीं किया है, तो धारा 11 के अंतर्गत वो साक्ष्य समरूप तथ्यों का साक्ष्य होने के बावजूद यह ग्राह्य हो जाएगा। यही स्थिति धारा 14 पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की और वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12, हमने जो धारा 9 बोली है वो वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 7 हो जाएगी, और हमने जो धारा 11 बोली है वो वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 9 हो जाएगी, क्योंकि 2 की कमी हो गई। बाकी चूंकि धाराओं के शब्द इनमें कोई बदलाव है नहीं, इसलिए अगर यह प्रश्न उठ रहा है कि समरूप तथ्यों का साक्ष्य ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ग्राह्य है या ग्राह्य नहीं है, तो समरूप तथ्यों का साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तब ग्राह्य है जब परिस्थितियां सेक्शन 9 की हो, सेक्शन 11 की हो, या सेक्शन 14 की हो, या सेक्शन 15 की हो। और यही आपका पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 14 और वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 का स्पष्टीकरण 2 यही कह रहा है कि इस धारा के अर्थ के अंतर्गत यानी मन की दशा इसको दर्शित करने के लिए अगर पूर्व 2 सिद्धि, ठीक है, यानी
अभियुक्त के द्वारा पूर्व में कभी वैसा ही अपराध किया जाना यह सुसंगत हो, तो धारा 12 स्पष्टीकरण 2 के मुताबिक समरूप तथ्य अर्थात पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य यह भी दिया जा सकता है। आपकी जो एविडेंस की किताबें हैं उनमें बहुत सारे मुकदमे नोट, किसी में समरूप तथ्यों का साक्ष्य ग्राह्य किया और किसी में समरूप तथ्यों का साक्ष्य ग्राह्य नहीं किया। जब हम एलएलबी में थे तो यह बात बड़ी मेरे मन में भ्रम उत्पन्न करती थी और हमारे मन में करती थी, तो स्वाभाविक है आपके मनों में भी करेगी ही कि कभी तो समरूप तथ्यों का साक्ष्य ग्राह्य हो रहा है और कभी समरूप तथ्यों का साक्ष्य अग्राह्य हो रहा है। तो एक्चुअल पोजीशन क्या है? समरूप तथ्यों का साक्ष्य ग्राह्य है या समरूप तथ्यों का साक्ष्य अग्राह्य है? तो मोटी मोटी बात समझ लेनी चाहिए। जो मूल रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना था उसमें धारा 2 थी और धारा 2 ये कहती थी कि ऐसा साक्ष्य जिसे इस अधिनियम के द्वारा स्पेसिफिकली ऑथोराइज नहीं किया गया है वह किसी वाद या विचारण की कार्यवाही में किसी न्यायालय द्वारा ग्राह्य किया ही नहीं जाएगा। लेकिन कालांतर में धारा 2 डिलीट हो गई। इसका अर्थ यह निकलेगा क्योंकि विधायिका ने जानबूझकर धारा 2 का डिलीशन यह किया, इसका अर्थ यह निकलेगा कि विधायिका यह चाहती है कि ऐसा प्रत्येक साक्ष्य जो अभियुक्त की या किसी दीवानी मामले में पक्षकारों की दोषिता अथवा निर्दोषिता इसे स्थापित करने की ताकत यह रखता है, ऐसा प्रत्येक साक्ष्य यह ग्राह्य हो जाएगा। इसका अर्थ तो ऐसे निकलेगा क्योंकि विधायिका ये कोई भी काम बिना कारण करती नहीं। जब धारा 2 थी और धारा 2 ये कह रही थी कि इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से जिस साक्ष्य को सुसंगत घोषित किया गया है केवल वही साक्ष्य या जिस साक्ष्य को ग्राह्य माना गया है केवल वही साक्ष्य लिया जाएगा और इसको डिलीट किया गया। तो अर्थ क्या निकलता है? इसका मतलब यह हुआ कि विधायिका यह चाहती है कि हर प्रकार का साक्ष्य अगर उसका कोई साक्ष्यिक मूल्य प्रश्नगत वाद या कार्यवाही में हो सकता है तो उसे विचार में लिया जाना चाहिए। ठीक है, इसका अर्थ तो ऐसे निकलेगा। हालांकि समरूप तथ्यों का साक्ष्य धारा 2 जब थी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का भाग तब भी धारा 11, धारा 9, ठीक है, धारा 14 इनमें दिया जा सकता, तब भी दिया जा सकता क्योंकि धारा 9 तब भी वैसी ही थी जैसी आज धारा 7 है। धारा 11 तब भी वैसी ही थी जैसी आज धारा 9 है। धारा 14 तब भी वैसी ही थी जैसी धारा 12 है। लेकिन कालांतर में तो विधायिका ने धारा 2 को और डिलीट कर दिया और जो वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया जिसे 1 जुलाई से प्रवृत्त हो जाना है उसमें भी धारा 2 को पुनरुज्जीवित ये नहीं किया गया, धारा 2 को अलग ही रखा है। इसका मतलब यह हुआ कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने मेक इन बना अटॉर्नी जनरल ऑफ न्यू साउथ वेल्स उसमें जो कुछ कहा कि समरूप तथ्यों का साक्ष्य उन दशाओं में जबकि वह अभियुक्त की अनन्यता या अभियुक्त की, ठीक है, दोषिता को अत्यधिक अनध संभाव्य रूप में साबित करने की सामर्थ्य रखता है तो उसे ग्राह्य कर लिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि वो बात अब तक कंटिन्यूएशन में चल रही है। ठीक है, अब तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, अगर
समरूप तथ्यों के साक्ष्य से अभियुक्त की अनन्यता स्थापित हो रही है तो ग्राह्य किया जाना चाहिए। समरूप तथ्यों का साक्ष्य, अगर समरूप तथ्यों के साक्ष्य से अभियुक्त की अनन्यता स्थापित नहीं हो रही तो समरूप तथ्यों का साक्ष्य ग्राह्य नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है। अभियुक्त 20 चोरियों के लिए दोषित हुआ, 21वीं चोरी इसका आरोप उस पर फिर है, लेकिन पिछली 20 चोरियों में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसे 21वीं चोरी के समान साबित कर दे। ऐसी कोई चीज नहीं। एक बार वो गेहूं की दुकान में घुसा, वहां उसने गेहूं चुरा लिया, उसके लिए दोषित हो गया। एक बार वो सोने की दुकान में घुसा, उसने सोना ये चुरा लिया, उसके लिए दोषित हो गया। ठीक है, एक बार वो फलों की दुकान में घुसा और फल चुरा लिए, और घुसने का तरीका हर बार अलग है। कभी दरवाजा तोड़ के घुसा, कभी सीढ़ी लगाकर घुसा, ठीक है, कभी किसी और ढंग से घुसा, सब कुछ अलग अलग है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि पिछली चोरियां इसी अभियुक्त की, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो आप पिछली चोरियों के साक्ष्य से अभियुक्त की अनन्यता ये कैसे स्थापित कर देंगे? भाई ठीक है, इससे केवल इतना ही दर्शित हो रहा कि अभियुक्त आदतन चोर है, इसके अलावा क्या दर्शित हो रहा है? ये तो बुरे शील का साक्ष्य हुआ। और समरूप तथ्यों का साक्ष्य, ये धारा पिछले भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9, वर्तमान की धारा 7, इसके अंतर्गत ग्राह्य हो सकता है। शर्त यह है कि उस साक्ष्य में सामर्थ्य हो कि वो अभियुक्त की अनन्यता इसे स्थापित कर दे। क्यों? वर्तमान अधिनियम की धारा 7 और पिछले की धारा 9 ये घोषणा कर रही है कि जबकि व्यक्ति या वस्तु उसकी अनन्यता ये स्थापित किया जाना सुसंगत हो, तो ऐसा प्रत्येक तथ्य जो व्यक्ति या वस्तु की अनन्यता को दर्शित कर सकता है, यह धारा 9 या धारा 7 वर्तमान अधिनियम की इसके अंतर्गत सुसंगत हो जाएगा। लेकिन तथ्य में ऐसी सामर्थ्य तो हो जो व्यक्ति या वस्तु की अनन्यता को स्थापित कर दे, और तथ्य में यह सामर्थ्य है या नहीं कि वो व्यक्ति या वस्तु की अनन्यता को स्थापित करे, इसे डिसाइड करना ही जज का काम है। इसी को डिसाइड करना जज का काम है। ये न्यायाधीश डिसाइड करेगा। समरूप तथ्यों का साक्ष्य आप धारा 9 में देना चाहते हैं, ठीक है, सुसंगत है। आप ये कहना चाहते हैं कि पूर्व के अपराध हैं, हम इनका साक्ष्य इस व्यक्ति की अनन्यता इसको स्थापित करने के लिए देना चाहते हैं कि ये अपराध भी इसी ने किया, पिछले भी इसी ने किए थे, दे दीजिए। लेकिन जब निर्णय आएगा तब न्यायाधीश ये डिसाइड करेगा कि आपके द्वारा दिया गया साक्ष्य क्या वाकई व्यक्ति की अनन्यता को स्थापित कर रहा था। और आपकी किताबों में जो उदाहरण दिए उनमें कुछ मुकदमों में न्यायाधीशों ने यह माना है कि यह व्यक्ति की अनन्यता स्थापित हो रही है, और इसलिए उन्होंने धारा 9 में ग्राह्य कर लिया। और कुछ मुकदमों में उन्होंने माना कि अनन्यता स्थापित ही नहीं हो रही। ठीक है, अभियुक्त प्रश्नगत समय में दुकान के पास था, उसी दुकान में चोरी हुई। एक और समय में अभियुक्त एक और दुकान के पास था, उस दुकान में भी चोरी हो गई। ठीक है, तो ना तो ये धारा 11 में सुसंगत हो रहा है, क्योंकि धारा 11 क्या कहती है? धारा 11 कहती है कि ऐसा प्रत्येक तथ्य सुसंगत है
जो विवादक तथ्यों के अस्तित्व को अत्यधिक अधिसंभाव्य या अत्यधिक अनधिसंभाव्य ये बनाता हो। अभियुक्त की उन दोनों स्थानों पर उपस्थिति, जिन स्थानों पर चोरियां हुई, ये चोरी जो कि विवादक तथ्य है, उसके अस्तित्व को अत्यधिक अधिसंभाव्य ये कैसे बना रही है? अधिसंभाव्य बना रही, माना हमने, अधिसंभाव्य तो बना रही है, ये ठीक है, लेकिन अत्यधिक अधिसंभाव्य, अधिसंभाव्य से पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है, और जब एडजेक्टिव लगा है तो उस एडजेक्टिव का कोई सम्मान ये नहीं करेंगे आप भाई। अधिसंभाव्य यानी मीठा मीठा गप और कड़ुआ कड़ुआ थू, ये थोड़ी होगा। अगर आप अधिसंभाव्य पढ़ेंगे तो अत्यधिक क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? अत्यधिक भी तो पढ़ना पड़ेगा। अगर अधिसंभाव्य जिस सोर्स से आया उसी सोर्स से तो अत्यधिक आया, तो अत्यधिक अधिसंभाव्य ये कैसे हो रहा है? ये तो तब होगा जबकि आप ये दर्शित करें कि पिछली चोरियां जिसके लिए दोष सिद्ध हुआ है, उस चोरी करने के तरीके में ऐसा कुछ है जो इस चोरी करने के तरीके में भी मिल रहा है। जैसे हर बार चोरी गेहूं की दुकान में हुई है, हर बार चोरी गेहूं की दुकान में हुई, और हर बार ठीक है वहां पर जैसे कुछ जराइम पेशा जातियां होती, उन्होंने पहले चोरी की, फिर वहीं खाना बना खाया और जूठन वहीं फैलाकर गए। कुछ तो ऐसा हो जिसके कारण से अत्यधिक अधिसंभाव्य हो जाए या अत्यधिक अनधिसंभाव्य हो जाए। समरूप तथ्यों का साक्ष्य मना नहीं है, ठीक है, लेकिन समरूप तथ्यों का साक्ष्य स्पेसिफिकली देने की अनुमति ये भी आपको नहीं है। दोनों बातें नहीं है। समरूप तथ्यों का साक्ष्य स्पेसिफिकली प्राधिकृत आपको किया हो कि आप समरूप तथ्यों का साक्ष्य देंगे, नहीं, प्राधिकृत नहीं है आप, बल्कि उलट है, समरूप तथ्यों का साक्ष्य आप नहीं देंगे। क्यों? सेक्शन 54 कह रहा है कि बुरेशील का साक्ष्य विसंगत। और जब हम सेक्शन बोले तो आप पुराना और नया अपने हिसाब से कर लें, क्योंकि हमें आदत अभी पुराने सेक्शन को कोड करने की है। इसलिए बुरेशील का साक्ष्य में बोला तो आप समझ लें कि पुराने अधिनियम की बात कर रहे हैं, क्योंकि सेक्शन 54 में पुराने अधिनियम में ही बुरेशील का साक्ष्य था, वहां विसंगत घोषित कर दिया उन्होंने। तब तक जब तक कि अभियुक्त अपने अच्छेशील का साक्ष्य न दे, इसका मतलब समरूप तथ्यों का साक्ष्य है इन जनरल तो मना है, लेकिन मना ही है ऐसा भी नहीं है। देयर में बी स्पेसिफिक सिचुएशन, कुछ विशेष स्थितियां हो सकती हैं जिनमें समरूप तथ्यों का साक्ष्य ग्राह्य हो जाए, और समरूप तथ्यों का साक्ष्य ग्राह्य होने के लिए विशेष स्थिति सेक्शन 9 है। ऐसा प्रत्येक तथ्य है जो उन दशाओं में जबकि व्यक्ति या वस्तु की अनन्यता, एक्सक्लूसिवनेस, यह प्रश्नगत हो रही है, और संबंधित तथ्य में यह सामर्थ्य है कि वो व्यक्ति या वस्तु की अनन्यता को स्थापित कर सकता है। तो ऐसा प्रत्येक तथ्य, कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं। तब विधायिका ने कोई आरक्षण रखा ही नहीं, विधायिका ने एकदम सीधी बात कही कि तब ऐसा प्रत्येक तथ्य जो व्यक्ति या वस्तु की अनन्यता इसे स्थापित करने का सामर्थ्य रखता है, धारा 9 में सुसंगत। और सामान्य नियम यही जो सुसंगत है वो ग्राह्य। यद्यपि यह भी ठीक है कि सुसंगति और ग्राह्यता इसके बीच कोई आवश्यक संबंध नहीं है,
जो सुसंगत है वो अग्राह्य भी हो सकता है, और जो ग्राह्य है वो सुसंगत हो जरूरी नहीं, क्योंकि सुसंगत क्या है ये डेफिनेशन क्लास में बता दिया। सुसंगत वो है, कहते हैं सुसंगत तथ्य क्या है, कहता है जब एक तथ्य दूसरे तथ्य से संबंधों के उस प्रकार से संबंधित हो जाए, संबंधों का जो प्रकार एतस्मिन् पश्चात वर्णित किया गया है, तब यह तथ्य उस दूसरे तथ्य का सुसंगत तथ्य कहलाता है। यानी जब एक तथ्य उन तथ्यों से जिनको साबित किया जाना है, अर्थात विवादित तथ्यों से, विवादिकों को ही साबित करने के लिए तो मुकदमा चल रहा है, जब एक तथ्य विवादित तथ्यों से संबंधों के उस प्रकार से, यानी हेतु के रूप में, तैयारी के रूप में, आचरण के रूप में, ठीक है, पुरा स्थापक के रूप में, स्पष्टीकारक के रूप में ये संबंधित हो जाए, तो ये तथ्य जो इस प्रकार विवादित तथ्यों से संबंधित हो गया है, ये विवादित तथ्यों का सुसंगत तथ्य कहलाएगा। ठीक है ना? तो ऐसे तथ्य जो संबंधों के इस प्रकार से विवादकों से संबंधित नहीं हुए, लेकिन मुकदमे में फिर भी उन्हें दिए जाने की अनुमति है साक्ष्य के रूप में, तो उनके बारे में यही कहा जाएगा कि वे सुसंगत नहीं हैं किंतु ग्राह्य हैं। जब हम लोग पहुंचेंगे पुराने अधिनियम की धारा 146 और नए अधिनियम की, ठीक है, 144 और 144, जब वहां पर पहुंचेंगे पुराने अधिनियम धारा 146, उसमें क्या लिख रहा है कि कौन से प्रश्न प्रति परीक्षा में पूछा जाना ये विधिपूर्ण होगा। कहा कि क्रॉस एग्जामिनेशन में आप व्यक्ति से उन सवालों को कर सकते हैं जिनकी प्रवृत्ति व्यक्ति की सत्यवादिता इसको पता लगाने की है, या जीवन में साक्षी की स्थिति क्या है इसको पता लगाने की प्रवृत्ति जिन प्रश्नों की है, वे सारे प्रश्न आपसे आपके द्वारा पूछे जा सकते हैं और कचहरी में पूछे जाते हैं। क्या करते हो, क्या नाम है तुम्हारा, कितने भाई बहन हो, इन प्रश्नों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न विवादक नहीं है। लेकिन ये क्यों किए जा रहे हैं, ताकि तुम्हारी सत्यवादिता कितनी है इसकी परख हो सके। कई बार आदमी पूछो कहां से आ रहा है, अन्य सुतरी बोल रहा है, पूरब से आ रहा, बता रहा पश्चिम से आ रहा है, अन्य सुतरी झूठ बोल रहा है। तो सत्यवादिता की परख जिन प्रश्नों के माध्यम से हो सकती है वे प्रश्न सुसंगत नहीं है, क्योंकि सुसंगत वही है जो संबंधों के इस प्रकार से जो एतस्मिन् पश्चात वर्णित है, विवादित तथ्यों से संबंधित हुआ है, ये सुसंगत नहीं है किंतु ग्राह्य है। और जब हम लोग ऐसे कथन पढ़ेंगे जो विशेषा अधिकृत कथन कहलाते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि उनसे जो सूचना आएगी, उनसे जो तथ्य आएंगे वे सुसंगत होंगे किंतु अग्राह्य होंगे। तो सुसंगति और ग्राह्यता इसके बीच कोई आवश्यक संबंध नहीं है। मीनिंग देयर बाय जो सुसंगत हो वो आवश्यक तौर पर ग्राह्य हो जरूरी नहीं है, लेकिन सामान्य नियम यही है कि जो सुसंगत होता है वो ग्राह्य होता है। तो ठीक है, अगर समरूप तथ्यों का साक्ष्य ये विवादित तथ्यों को अत्यधिक अधिसंभाव्य या अत्यधिक अनधिसंभाव्य ये बना रहा है, ठीक है, तो पुराने अधिनियम की धारा 11 और नए अधिनियम की धारा 9 इसमें सुसंगत है, ठीक है, और ग्राह्य भी है। आपने साक्ष्य प्रस्थापित किया समरूप तथ्यों का, ठीक है, समरूप तथ्यों का और इस तर्क के साथ प्रस्थापित किया कि साहब इससे विवादित तथ्यों का अस्तित्व अत्यधिक अधिसंभाव्य यह प्रदर्शित हो रहा है। अब जिस समय आपके साक्ष्य का अवसर चल रहा है,
डिसीजन उसी समय तो हो नहीं जाएगा, जजमेंट तो उसके बाद होगा। और जो प्रक्रिया विधियां हैं यानी सीआरपीसी पुरानी, वो ये कह रही है किसमें, धारा 231 पुरानी सीआरपीसी, नए में तो सेशन ट्रायल ही 248 है, लेकिन पुरानी सीआरपीसी में सेशन ट्रायल कहां से, 225 से। और वहां 231 में कहता है कि अभियोजन के पक्ष में जितना साक्ष्य प्रस्थापित किया जाएगा न्यायाधीश वो सब लेगा। तो ठीक है, आप प्रस्थापित कर रहा कि ये समरूप तथ्यों का साक्ष्य पुराने एविडेंस एक्ट की धारा 11 उसमें ग्राह्य है, क्योंकि ये विवादित तथ्यों के अस्तित्व को अत्यधिक अधिसंभाव्य ये बना रहा है, या अभियुक्त ठीक है अपने बचाव में ये साक्ष्य दे रहा और ये कह रहा है समरूप तथ्यों का साक्ष्य क्या कर रहा है, अत्यधिक अनधिसंभाव्य ये बना रहा है। तो न्यायालय ले तो लेगा, क्योंकि प्रक्रिया विधि वो कह रही है, भाई सीआरपीसी वो कह रही है कि लीजिए, तो ले लेगा। लेकिन जब डिसाइड होगा तब तो न्यायालय कानून के मुताबिक डिसाइड करेगा। और न्यायाधीश अगर ये देख रहा है कि प्रस्तुत किए गए समरूप तथ्यों के साक्ष्य से विवादित तथ्यों का अस्तित्व अधिसंभाव्य तो हो रहा है, किंतु अत्यधिक अधिसंभाव्य हो रहा हो यह नहीं है, ये तो ठीक है कि चोरी की होने वाले स्थान पर अभियुक्त की उपस्थिति देखी गई, लेकिन स्वयं चोरी किए जाने में ऐसी कोई विशेषता नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि यह अत्यधिक अधिसंभाव्य है या यह अत्यधिक अनधिसंभाव्य है कि चोरी इसने की हो या न की हो। तो फिर धारा 11 का सवाल ही कहां बचा है। और यही बात जब आप एलएलबी में होते हैं तो किताब पढ़ते समय आपको दिखाई नहीं देती, और फिर बार बार मन में भ्रम यह पैदा होता है कि अभी यह लिखा कि समरूप तथ्यों का साक्ष्य ये ग्राह्य होगा भी, और यहां अग्राह्य कर दिया। हमारी 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 जो बुद्धि है वो ये सोचती ही नहीं कि समरूप तथ्यों का साक्ष्य यूं तो मना, अपवादिक तौर पर मान्य, और अपवादिक तौर पर तब मान्य जब वो विवादित तथ्यों के अस्तित्व को अत्यधिक अधिसंभाव्य है या अत्यधिक अनधिसंभाव्य ये बनाए, या व्यक्ति या वस्तु की अनन्यता ये स्थापित कर दे। अनन्यता यानी इस स्तर तक अनन्यता स्थापित कर दे कि इसके अलावा अन्य कोई नहीं। अनन्यता का मतलब तो यही हुआ, अन्य नहीं, इसका मतलब बियॉन्ड द अनरीजनेबल डाउट्स यह साबित कर दे। और धारा 14 कहती इस धारा के अर्थ के अंतर्गत, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत, इसका मतलब यह हुआ कि समरूप तथ्यों के साक्ष्य में ऐसा कुछ होना चाहिए जो मन की दशा इसके अस्तित्व को दर्शित कर रहा हो, और मन की वह दशा ठीक है उस संव्यवहार में कहती हो दायित्व की पूर्ववर्ती शर्त, ठीक है शरीर की वह दशा पूर्ववर्ती समरूप तथ्यों के साक्ष्य में दिखाई दे रही हो, और इस धारा के अर्थ के अंतर्गत वह सुसंगत हो रही हो, तब आप समरूप तथ्यों का साक्ष्य ये दे पाएंगे। व्यक्ति लैंगिक अपराध करने की मानसिकता का है, उसने जानवरों के साथ लैंगिक अपराध ये भी किए हैं, उसने लड़कियों के साथ लैंगिक अपराध ये भी किए हैं, उसने लड़कों के साथ लैंगिक अपराध ये भी किए। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है
ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि यह दर्शित किया जा सके कि उसमें लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ या जानवरों के साथ ही लैंगिक अपराध करने का, ठीक है, लैंगिक अपराध करने का आशय या मनोवृत्ति यह है। इससे सिर्फ इतना ही दर्शित होता है कि उसकी लैंगिक अपराध करने की मनोवृत्ति है। और लैंगिक अपराध करने की मनोवृत्ति, ठीक है, यह हो सकता है कि उसने 20 के साथ किया हो, 21वें के साथ न किया हो, लेकिन एक विशेष प्रकार का लैंगिक अपराध यह करने की उसकी वृत्ति है। और विशेष प्रकार का लैंगिक अपराध भी वह विशेष ढंग से करता है। कुछ लोग लैंगिक अपराध करने के समय बहुत आक्रामक, ऑफेंसिव होते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो वह लैंगिक अपराध करने का ढंग उसकी अनन्यता को स्थापित करने लगेगा। यानी यह बात न्यायाधीश के मूड पर छोड़ी गई है। मूड गलत शब्द हमने इस्तेमाल कर लिया, विवेक पर छोड़ी गई है कि वो ये देखे कि क्या जो अभियुक्त की पूर्व दो सिद्धियां यानी समरूप तथ्यों का साक्ष्य, ये इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अभियुक्त की मानसिक दशा के अस्तित्व का साक्ष्य देने में समर्थ है या नहीं। और अगर इस धारा के अर्थ के अंतर्गत वह अभियुक्त के मन की सूचना, अभियुक्त के मन की दशा की सूचना यह देने में समर्थ है, तो फिर समरूप तथ्यों का साक्ष्य मना नहीं है। यानी सामान्य सवाल आपसे हुआ कि क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में समरूप तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है, तो समरूप तथ्यों का साक्ष्य मना, सेक्शन 54। लेकिन अपवादिक तौर पर दिया भी जा सकता है। कहां कहां? धारा 9 में, धारा 11 में, धारा, ठीक है, 14 में, सब में 2-2 कम कर लेंगे नए अधिनियम में जब बात करेंगे। और धारा 15 और धारा 14, ये धारा 11, ये धारा 9, इसमें क्या कह रहा है देखें। धारा 15 कहता है कार्य आकस्मिक या साक्ष्य, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य। जबकि प्रश्न यह है कि कार्य आकस्मिक या साक्ष्य था या किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था, तब यह तथ्य है कि ऐसा कार्य समरूप घटनाओं की आवली का भाग था, जिनमें से हर एक घटना के साथ वह कार्य करने वाला व्यक्ति संयुक्त संपृक्त था, सुसंगत है। यहां घटना शब्द आ गया और वहां तथ्य शब्द आ गया। धारा 15 समरूप घटनाओं के साक्ष्य को, ठीक है, सुसंगत बनाती है। और धारा 9, धारा 11 और धारा 14 पिछला आदमी, ये समरूप तथ्यों के साक्ष्य को सुसंगत बनाती है। फर्क यही है, यहां समरूप घटना, उसने घटना की बात की है, समरूप तथ्य की बात नहीं की है। चोरी एक विशेष ढंग से की गई, विशेष ढंग तथ्य है। विशेष ढंग, चोरी का विशेष ढंग क्या है? तथ्य है। लेकिन पूरी चोरी ये घटना है। घटना अलग बात है और तथ्य अलग बात है। तथ्यों को जब सामूहिक रूप से रखा जाएगा तो वो घटना कहलाएगी, और जब तथ्यों का इंडिविजुअलाइजेशन, अकेलाकरण हम करेंगे तो वो तथ्य कहलाएगा। विशेष ढंग से चोरी करना यह फैक्ट है, तथ्य है। लेकिन चोरी ये एक घटना है, समरूप तथ्यों का साक्ष्य। ये धारा 9 में, धारा 11 में और धारा 14 पुराना भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें ग्राह्य है। और समरूप घटनाओं का साक्ष्य
ये पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 15 और वर्तमान में 13 इसमें ग्राह्य। तथ्य और घटना, आप इसे एक समझने की भूल नहीं करेंगे। हालांकि यह भी ठीक है कि समरूप घटना का साक्ष्य ऐसा हो सकता है जो समरूप तथ्यों का साक्ष्य भी प्रस्तुत कर रहा हो। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है कि समरूप घटना इसका साक्ष्य समरूप तथ्य का साक्ष्य यह भी प्रस्तुत कर रहा हो। और अगर ऐसा है तो समरूप घटना के साक्ष्य को हम धारा 9, धारा 11, धारा 14, हम पुराने की धारा कोट कर रहे हैं, धारा 9, धारा 11, धारा 14 और धारा 15 सब में ग्राह्य कर लेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि धारा समरूप घटना का साक्ष्य, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कार्य के आकस्मिक या साक्ष्य होने की सूचना दे रहा हो, या कार्य विशिष्ट आशय या विशिष्ट ज्ञान से किया गया इसकी सूचना दे रहा हो, तो केवल धारा 15 में ग्राह्य होगा। कार्य जो घटना के समरूप घटना का साक्ष्य, क्या वह धारा 9 में भी ग्राह्य है, क्या वह धारा 11 में भी ग्राह्य है, क्या वह धारा 14 में भी ग्राह्य है, यही तय करना न्यायाधीश का काम है। यही तय करना न्यायाधीश का काम है। क्या समरूप घटना के साक्ष्य में कुछ ऐसा है जो अभियुक्त के मन की दशा इसकी भी सूचना दे रहा है, उसकी अनन्यता इसे भी स्थापित कर रहा है, ठीक है, और विवादित तथ्यों का अस्तित्व अत्यधिक अधिसंभाव्य और अत्यधिक अनधिसंभाव्य यह भी बना रहा है। और साथ ही यह भी दर्शित करने की प्रवृत्ति उसमें है कि यह कार्य कैजुअली एकदम नहीं हो गया, यह जानबूझकर इनके द्वारा किया गया है। ये साक्ष्य अगर ऐसा है तो समरूप घटना का साक्ष्य सब में ग्राह्य, सारी धाराओं में ग्राह्य। और अगर उसमें सिर्फ ऐसा है कि उस समरूप घटना से सिर्फ और सिर्फ कार्य के आकस्मिक यानी दुर्घटनावश काम घट गया, दुर्घटनावश काम हो गया, एक्सीडेंटली काम हो गया, इस बचाव का खंडन करने की प्रवृत्ति समरूप घटना के साक्ष्य में सिर्फ इतना ही सामर्थ्य है, तो वो केवल धारा 15 में ग्राह्य। समरूप घटना इसका साक्ष्य केवल धारा 15 में ग्राह्य या सारी धाराओं में ग्राह्य इसलिए क्योंकि उसमें समरूप तथ्यों का साक्ष्य शामिल है। इसको तय करना ही न्यायाधीश का काम होता है। अब जरा आप सोचें कि न्यायाधीश का काम आसान नहीं होता, ठीक है, ये हंसी खेल नहीं है। और वैसे समरूप तथ्यों का साक्ष्य माना। अब सेक्शन 15 पढ़ा, क्या कहता है? कहता है कि जबकि प्रश्न यह है कि कार्य आकस्मिक या साक्ष्य था, अभियुक्त ने जरूरी नहीं है ये बचाव लिया हो कि कार्य, ठीक है, आकस्मिक था तब धारा 15 में समरूप घटना का साक्ष्य दिया जाए, जरूरी नहीं है। ये बचाव नहीं लिया, अभियोजन की जिम्मेदारी है ना, वो न्यायालय के समक्ष साबित करे। तो तुमने नहीं कहा यह आकस्मिक था, क्योंकि तुम्हारा यह कहना जरूरी नहीं है। भाई अभियुक्त चुप खड़ा रहे, कुछ भी ना कहे, तो भी उसके दोष को साबित करना अभियोजन की जिम्मेदारी है। इसलिए नियम यह है कि अभियुक्त ने कार्य के आकस्मिक होने का बचाव यह प्रस्तुत न भी किया हो, तो भी अभियोजन को यह लिबर्टी है, स्वतंत्रता है कि अभियुक्त के द्वारा कारित पूर्व घटनाओं का साक्ष्य अगर यह साबित करने का सामर्थ्य रखता है कि अभियुक्त के द्वारा यह काम जानबूझकर किया गया है, तो अभियुक्त के द्वारा बचाव लेने की प्रतीक्षा किए बिना इंतजार मत करिए, आप अपना साक्ष्य दीजिए न्यायालय को। कि हर बार ऐसा होता है, ये मकान खरीदते हैं, बीमा कराते हैं,
और हर बार उसमें आग लग जाती है। और हर बार ऐसा होता है कि बीमे की एक ही किस्त इन्हें दी होती है, जैसे ही एक किस्त देते हैं वैसे ही आग लग जाती है। यानी 200 रुपए में इन्हें हर बार 2 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। 200 रुपए का प्रीमियम नहीं होगा 2 करोड़ का, लेकिन फिर भी हम एक बात कह रहे हैं, हर बार ऐसा हो रहा है। अब हर बार ऐसा हो भी सकता है, लेकिन हर बार ऐसा हो यह है बड़ा मुश्किल कि इतने भाग्यशाली व्यक्ति हो कि हर बार, ठीक है, भगवान इन्हें छप्पर फाड़ के दे रहा हो कि 2000 रुपए का प्रीमियम भरें और हर बार इन्हें 2 करोड़ रुपए मिल जाएं। यह है बड़ा कठिन। इसके लिए होगा, ऐसा होगा तभी जब युक्ति लगाई जाए, ठीक है, जिसे कहते हैं जुगत लगानी होगी। तो जब तक जुगत न लगाई जाए संभव नहीं है। इसलिए भले ही अभियुक्त ने या व्यक्ति ने, क्योंकि अभियुक्त मुंह से इसलिए निकलता है क्योंकि हम दांडिक मामलों के व्यक्ति हैं, अन्यथा एविडेंस ये तो दोनों दीवानी कार्यवाहियों को और दांडिक कार्यवाहियों दोनों को लागू है। अगर क्षतिपूर्ति का मामला है तो भले ही वादी ने, ठीक है, कार्य को आकस्मिक या प्रतिवादी ने न कहा हो, जो भी स्थिति हो, फिर भी आप ऐसी पूर्व घटनाओं का साक्ष्य दे सकते हैं जो कार्य के आकस्मिक होने के बचाव का खंडन करती हैं और कार्य के साक्ष्य होने के, ठीक है, और साक्ष्य अगर काम किया गया तो काम विशिष्ट आशय इसी से किया गया, ठीक है, काम को विशिष्ट आशय से किए जाने का, ठीक है, किए जाने को दर्शाती हो ऐसा समझ साक्ष्य आप धारा 15 में दे सकते हैं। धारा 15 कहती है, पुराने अधिनियम की, नए की धारा 13 कहती है, जबकि प्रश्न यह है कि कार्य आकस्मिक या साक्ष्य था या किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था, तब यह तथ्य है कि ऐसा कार्य समरूप घटनाओं की आवली का भाग है। तब यह तथ्य है, तथ्य कौन सा है कि समरूप घटनाएं घट रही हैं इनके साथ, तथ्य यह है, यानी घटना का साक्ष्य दिया जा रहा है, समरूप घटनाओं की आवली का भाग था और उनमें से हर एक घटना में वह कार्य करने वाला व्यक्ति संपृक्त था। यह सुसंगत है, सुसंगति है, निश्चायक नहीं है, क्योंकि वाकई ऐसा हो सकता है कि हर बार 2000 रुपए प्रीमियम भरने पर ही 2 करोड़ का इंश्योरेंस आपको मिल जाए, यह संभव भी है, ठीक है, लेकिन थोड़ा कठिन है, इसलिए सुसंगत बनाया गया है। और दृष्टांत आप देखेंगे, अच्छा यह भी आपकी किताब में लिखा है कि बेयर में जो कुछ लिखा है वो इनफैक्ट एक ही बात लिखी है, जैसे उसने क्या कहा, जबकि प्रश्न यह है कि कार्य आकस्मिक या साक्ष्य था या किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था। ऐसा लगता है मानो दोनों बातों को साबित करने के लिए समरूप घटनाओं का साक्ष्य यह दिया जा सकता है, एक कार्य आकस्मिक या साक्ष्य था इसको दर्शित करने के लिए, और दूसरा कार्य विशिष्ट आशय या ज्ञान से किया गया था इसको दर्शित करने के लिए। लेकिन अगर आप यह दर्शित करेंगे कि कार्य साक्ष्य किया गया था, आकस्मिक नहीं था, तो विशिष्ट आशय तो अपने आप दर्शित होगा, ठीक है, विशिष्ट ज्ञान तो अपने आप दर्शित होगा। इसलिए आपकी किताब यह कहती है कि बेयर में लिखी जरूर 2 बातें हैं, लेकिन वो दोनों बातें वास्तव में एक ही सिक्के की 2 पहलू हैं, क्योंकि अगर आपने कार्य साक्ष्य था यह साबित कर दिया, इसका मतलब यह उस कार्य को लाभ कमाने के विशिष्ट आशय से किया गया था, आपने यह भी साबित कर दिया, ठीक है ना। तो कायदे में कहा यह जाना चाहिए कि कार्य साक्ष्य ये जैसे साबित हुआ या अभियुक्त के कार्य के आकस्मिक होने के बचाव का खंडन ये जैसे ही हुआ, वैसे ही अभियुक्त का विशिष्ट आशय या विशिष्ट ज्ञान ये साबित हो चुका है,
ठीक है ना। और इसको साबित करने के लिए समरूप घटनाओं का साक्ष्य ये दिया जा सकता है। और समरूप घटना का साक्ष्य आप देंगे तो हो सकता है वो धारा 9, धारा 11 और धारा 14 पुराने अधिनियम की, इसमें भी ग्राह्य हो जाए। ठीक है, कहता है का पर यह अभियोग है कि अपने ग्रह के बीमे का धन अभिप्राप्त करने के लिए, यानी दीवानी का उदाहरण दे रहा है, ठीक है ना, ये तो दीवानी का उदाहरण करने का, धन अभिप्राप्त करने के लिए उसने उसे जला दिया। यह तथ्य है कि का कई ग्रहों में एक के पश्चात दूसरे में रहा, जिनमें से हर एक का बीमा उसने कराया, जिनमें से हर एक में आग लगी, और जिन अग्निकांडों में से हर एक के उपरांत का को किसी भिन्न बीमा कंपनी से बीमा धन मिला, इस नाते सुसंगत है कि उससे यह दर्शित होता है कि वे अग्निकांड आकस्मिक नहीं थे। ठीक है ना, इस नाते सुसंगत है। तो समरूप घटनाओं का साक्ष्य यह भी सुसंगत, और समरूप तथ्यों का साक्ष्य यह भी सुसंगत, किंतु अपवादिक रूप से, सामान्य तौर पर नहीं। ठीक है, अगर सेक्शंस में जो स्थिति बताई गई है वो स्थिति आ जाए तो समरूप तथ्यों का साक्ष्य ग्राह्य, अन्यथा यह बुरेशील का साक्ष्य और विसंगत। ठीक है, सेकंड इलस्ट्रेशन देखें, खाके ऋणियों से धन प्राप्त करने के लिए का नियोजित है, यानी उसने नियोजन कर रखा है काका खाने कि हमारे जो ऋणी हैं उनसे पैसा लेकर के आ पाएंगे। काका यह कर्तव्य है कि बही में अपने द्वारा प्राप्त राशियां दर्शित करने वाली प्रविष्टियां करें। आप लेके आए पैसा तो एंट्री करें, ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, वह एक प्रविष्टि करता है जिससे यह दर्शित होता है कि किसी विशिष्ट अवसर पर उसे वास्तव में प्राप्त राशि से कम राशि प्राप्त हुई, वो एक प्रविष्टि कर रहा है। ठीक है, जिससे यह दर्शित हो रहा है, प्रविष्टि से ही दर्शित हो रहा है कि जैसे उन्होंने पहले 700 लिखे और फिर 700 का ही 500 बना दिया ओवर राइटिंग करके, तो ये दर्शित हो रहा है कि वास्तव में जो राशि प्राप्त हुई थी उससे कम राशि की तुमने प्रविष्टि की, ऐसा ही कुछ है। ठीक है ना। अच्छा, प्रश्न यह है कि क्या वह मिथ्या प्रविष्टि आकस्मिक थी या साक्ष्य है। अब तुम कह रहे हो कि नहीं भाई गलती से अगर लिख गया था, हमने ओवर राइटिंग जरूर की है, ओवर राइटिंग, लेकिन गलती से लिख गया, पीछे दर्शित किया जाता है। पहले भी तुमने 500 लिखे, फिर 300 बनाए, फिर 200 लिखा, फिर 100 बना दिया, किसी का 200 तो एक जीरो काट दिया। ये क्या है, हर बार तुम तो गलती हो जाती है। ठीक है, तो यह दर्शित करने के लिए यह तथ्य कि उसी बही में काके द्वारा की हुई अन्य प्रविष्टियां मिथ्या है, और कि हर एक अवस्था में मिथ्या प्रविष्टि काके पक्ष में है, सुसंगत है। हर बार आरोप यही लग रहा है कि तुम्हें 200 दिए गए, तुमने 20 की प्रविष्टि की। हर बार आरोप यही कि 500 दिए थे, 300 लिखे हैं। हर एक बार लाभ तुम्ही को हो रहा है। ठीक है, तो यह समरूप घटना का साक्ष्य है, और जो तुम्हारे कार्य के आकस्मिक होने के बचाव का खंडन कर रहा है। और जब आकस्मिक होने के बचाव खंडन कर रहा तो तुम्हारे कार्य के साक्ष्य होने को दर्शित कर रहा है कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया। ठीक है, तो समरूप घटना के साक्ष्य से जैसे ही तुम कार्य के आकस्मिक होने के बचाव का खंडन करोगे, वैसे ही उसके विशिष्ट आशय या ज्ञान से किए जाने का साक्ष्य ऑटोमेटिकली उपलब्ध हो जाएगा। इसीलिए किताब कह रही है कि बेर अलग अलग इस बात को लिख जरूर रहा है, ऐसा लगता है मानो दो बातों के लिए समरूप घटनाओं का साक्ष्य दिया जाएगा, लेकिन इनफैक्ट वो एक ही बात के लिए है, क्योंकि एक का साक्ष्य देते ही दूसरे का साक्ष्य ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। ठीक है, तीसरा कहता खाको कपट पूर्वक कूटकृत करेंसी का परिधान करने का अभियुक्त है। फोर्ज करेंसी उसने दी है, इस बात का अभियुक्त है। प्रश्न यह है कि क्या करेंसी का परिधान आकस्मिक था। वो कहता हमें मालूम ही नहीं था, हमने दे दिया। भाई जरूरी थोड़े हम नोट विशेषज्ञ थोड़े, मेरे पास फर्जी नोट हो सकता है, आपके पास हो सकता है, हम लोग कोई बैंक के विशेषज्ञ थोड़ी हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं कि आकस्मिक था। ठीक है, यह तथ्य है कि खाको परिधान के तुरंत पहले या पीछे काने घा गा और वा को कूटकृत करेंसी का परिधान किया था। इस नाते सुसंगत है कि उनसे यह दर्शित होता है कि खाको किया गया परिधान आकस्मिक नहीं था।
अब भले ही खा कहे कि हमने कैजुअली दिया था, या न कहे, क्योंकि अभियोजन को जरूरी नहीं है कि वो अभियुक्त के द्वारा बचाव लिए जाने की प्रतीक्षा करे। अभियोजन पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से अभियुक्त के दोष को साबित करेगा। कानून यही है। तो समरूप तथ्यों का साक्ष्य और समरूप घटनाओं का साक्ष्य, समरूप तथ्यों का साक्ष्य अगर समरूप घटना में उपलब्ध हो रहा है, ठीक है, तो समरूप घटना का साक्ष्य ये धारा 15, 14, 11, 9 सब में ग्राह्य है, और समरूप तथ्य का साक्ष्य इनमें ग्राह्य है। और वैसे समरूप तथ्य यहां और समरूप घटना यहां, ठीक है। अकॉर्डिंगली पुराने बेयर और नए बेयर को आप अपने हिसाब से देख लेंगे। भाषा में कोई परिवर्तन है नहीं, इसलिए पूर्व की किताबें एज सच पढ़ी जा सकती हैं इस विषय पर। शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे। देखिए।